हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आपको याद है 2024 का वो दौर जब हर कोई आईआरएफसी मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के पीछे पागल था। स्टॉक रॉकेट की रफ्तार से दौड़ रहा था और हर कोई उसको खरीद रहा था। लेकिन आज वही लोग आईआरएफसी स्टॉक की स्क्रीन देखकर बिल्कुल ठंडे पड़ गए। आईआरएफसी अपने 52 वीक लो के आसपास खड़ा है। क्या इंडियन रेलवे का ये फाइनेंस इंजन सच में फेल हो गया, या फिर बड़े प्लेयर्स रिटेल इन्वेस्टर को डराकर सस्ते में माल उठाना चाहते हैं? आज हम आईआरएफसी को 8 पॉइंट में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हुआ तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का किंग चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पॉइंट नंबर 1 में बात करेंगे आईआरएफसी के बिजनेस मॉडल के बारे में कि आईआरएफसी करती क्या है। सिंपल भाषा में कहे तो आईआरएफसी इंडियन रेलवे की गुल्लक मतलब पिग्गी बैंक है। रेलवे को चाहे न्यू पटरी बिछानी हो, न्यू रेलवे ब्रिज बनाने हो, न्यू कोच लाने हो, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करना हो, या रेलवे से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट हो, उन सबको पैसा आईआरएफसी देता है। ये रेलवे सेक्टर का एक तरह से बैंक है। इसका काम रेलवे कंपनियों को प्रोजेक्ट के लिए पैसे देने का है। मतलब जब तक इंडिया में ट्रेन चलेगी, आईआरएफसी का बिजनेस चलता रहेगा। पॉइंट नंबर 2 है मोनोपोली पावर एंड जीरो एनपीए। इस कंपनी का कोई कंपेटिटर नहीं है जिससे ये अपनी मोनोपोली पावर एंजॉय करता है अपने सेगमेंट में। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, इसका एनपीए बिल्कुल जीरो है। आईआरएफसी का ग्रोस और नेट एनपीए दोनों बिल्कुल जीरो है। सोचे एक बैंक जिसका 1 रुपया भी कभी नहीं डूबा। क्यों? क्योंकि इनका अकेला कस्टमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। क्या आपको लगता है भारत सरकार अपना उधार नहीं चुकाएगी? कभी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में बात करेंगे आईआरएफसी के फंडामेंटल्स के बारे में। आईआरएफसी का करंट मार्केट कैप 1.31 लाख करोड़ है। मतलब ये लार्ज कैप कंपनी है। इनका ग्रोस एनपीए जीरो है। स्टॉक का पी रेशियो अभी 18 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब आरओई 13.5% का है। कंपनी की एयूएम मतलब लोन बुक की बात करें तो इनके पास 4.75 लाख करोड़ की बड़ी लोन बुक है। इनकी बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास सितंबर 2025 तक 43,125 करोड़ तक के रिजर्व है, जबकि टोटल कर्जा 4 लाख करोड़ से ज्यादा का है। ये एनबीएफसी कंपनी है, इसलिए इनका कर्जा हमेशा ज्यादा ही रहता है। जबकि इनके पास सितंबर 2025 तक 5,03,996 करोड़ तक के टोटल असेट हैं। वही अगर इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो दिसंबर 2025 तक प्रमोटर के पास 86.36% की होल्डिंग थी, जबकि एपआईएस के पास नियर बाई 1% की होल्डिंग और डीआईएस वालों के पास 1.54% की स्टेक है। जबकि पब्लिक के पास इस कंपनी में मोर देन 11% ज्यादा की होल्डिंग है। देन आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए। प्लस उसी के साथ अगर आप चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है डिविडेंड पैसिव इनकम का अड्डा। आईआरएफसी एक डिविडेंड यील्ड स्टॉक है। हाल ही में मार्च 2020 में कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है। अगर स्टॉक प्राइस गिरता है और डिविडेंड यील्ड बढ़ती है तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सोने पर सुहागा है। बिना कुछ किए हर साल बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है। देन पॉइंट नंबर 5 है डाइवर्सिफिकेशन। अब आईआरएफसी बदल रहा है। कंपनी अब मेट्रो प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी और लॉजिस्टिक पार्क को भी फाइनेंस कर रही है। मतलब उनको भी लोन देने का काम कर रही है। ये डाइवर्सिफिकेशन इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाएगा, क्योंकि इस सेक्टर में इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 है मैसिव डेप्ट। अब थोड़ी कड़वी बात, आईआरएफसी पर कर्जे का बोझ थोड़ा ज्यादा है। मतलब इनका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो काफी हाई है। लेकिन रुकिए, डरने की बात नहीं है। इस कर्जे के पीछे सरकार की गारंटी है। ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, ये देश बनाने का कर्ज है। देन अगर पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो बजट 2026 का इम्पैक्ट। यूनियन बजट 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो फोकस है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आईआरएफसी है। विकसित भारत का सपना बिना रेलवे के
पूरा नहीं हो सकता और रेलवे का सपना बिना आईआरएफसी के पूरा नहीं हो सकता। इसलिए आने वाले टाइम में इस कंपनी को बड़ा फायदा मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 है ओएफएस शॉक। देन अब बात करते हैं कि आईआरएफसी अभी गिर क्यों रहा है। ये स्टॉक पिछले एक महीने में मोर देन 12% ज्यादा गिर चुका है। दोस्तों इसमें आ लिया गिरावट का रीजन है गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिन पहले ओएफएस मतलब ओपर पोर्स से लाया था आईआरएफसी में। ये गवर्नमेंट कंपनी है इसलिए इसमें प्रमोटर भी गवर्नमेंट ही है। जब भी प्रमोटर अपना हिस्सा बेचता है मार्केट में पैनिक आता है और रिटेल इन्वेस्टर डर जाते हैं और पैनिक में आके बिकवाली करने की वजह से इसमें पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। लेकिन सच तो यह है कि ये सेबी के मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रूल्स को पूरा करने के लिए था, क्योंकि सेबी का रूल है कि किसी भी कंपनी को मार्केट में लिस्ट होने के 3 साल बाद प्रमोटर अपनी होल्डिंग 75% ज्यादा नहीं रख सकते। मतलब प्रमोटर 75% ज्यादा की स्टेक नहीं खरीद सकते किसी भी कंपनी में। जबकि आईआरएफसी में प्रमोटर के पास 86% तक की होल्डिंग थी। इनको सेबी के 75% वाले होल्डिंग रूल को फॉलो करने के लिए ओएफएस लाना पड़ा था, ना कि कंपनी खराब है इसलिए। अभी आईआरएफसी का करंट शेयर प्राइस 100 के आसपास चल रहा है। इसका 52 वीक हाई लो 148 और 96 के आसपास है। इस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने शेयर होल्डर्स को 300% से ज्यादा का ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है। तो ठीक है दोस्तों, यह था आईआरएफसी स्टॉक का 8 पॉइंट में एनालिसिस। आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो, लेकिन आप सभी के लिए डिस्क्लेमर रहेगा, ये पूरा वीडियो सिर्फ जस्ट इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के लिए था, ना कि कोई सेल बाइक होल्ड की रिकमेंडेशन है। देन अब फाइनल समरी की बात करें तो दोस्तों, शेयर बाजार में पैसा वही बनाता है जिसके पास पेशेंस होता है। आईआरएफसी कोई मैजिक नहीं है जो 1-2 दिन में पैसा डबल करके देगा। यह एक हाथी है जो धीरे चलता है, लेकिन जब चलता है तो सब देखते रह जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आईआरएफसी का स्टॉक लॉन्ग टर्म होल्ड करने लायक है या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड। थैंक यू।